नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में, जहां हमारे साथ अभी सुमूर्ति जी हैं और इनसे हम बात करेंगे भूदान आंदोलन के बारे में। भूदान आंदोलन के बाद आज तक जो खास करके इन्हें बिहार में भूदान आंदोलन बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया था, उससे संबंधित जो भी बातें हैं और कितना सफल रहा यह आंदोलन और इस बोर्ड का जो भी कार्य रहा, उससे संबंधित हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या बोलेंगे जो भूदान आंदोलन था विनोबा का, और उसके लिए जो भूदान आंदोलन बोर्ड बनाया गया बिहार के द्वारा, तो आप शुरुआत यहीं से करें कि क्या सोच था और आखिर इस बोर्ड की आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी? पहले तो भूदान आंदोलन क्यों शुरू किया गया, इसका अनुभव थोड़ा बहुत जानने का जरूरी है। आज़ादी के बाद गांधी जी की हत्या हो गई। अब जो उनके साथी थे उन्होंने कहा कि जब हमारा गाइड नहीं है तब हम क्या करें। इसके लिए उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया वर्धा में। उस सम्मेलन में यह तय हुआ कि राज्य को चलाने के लिए तो जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन राज्य से ही सब काम नहीं होगा। जब तक कि जनता की ताकत नहीं होगी, जनता शिक्षित नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी तो काम बड़ा मुश्किल है। इसको उस समय भी लोगों ने महसूस किया। इसलिए ये काम किया कि एक आंदोलन उस तरह का जो गांधी जी चाहते थे कि जनशक्ति को कैसे खड़ा किया जाए, मजबूत किया जाए, वो चलाया गया। वहाँ जितने लोग थे, सारे बड़े लोग उसमें थे वहाँ उपस्थित। सब ने महसूस किया कि ये काम विनोबा जी के नेतृत्व में ही संभव है। गांधी जी के उन पर बहुत भरोसा रखते थे। यार इसके आंदोलन के पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया, उसमें पहला नाम विनोबा जी का दिया और दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू का। इतना इम्पोर्टेंस वो विनोबा जी को देते थे। विनोबा जी पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि आप कुछ कीजिए। पहले तो नेहरू जी के कहने पर जो दंगा फसाद था, पंजाब से बहुत लोग आ गए थे शरणार्थी, जिनके घर में घर ही एक तरह से जल गया था। औरतों के साथ बलात्कार हुआ, हत्याएं, बच्चों की तो भाग भूग कर भी जो बचे थे वो पहुँचे थे। नफरत और गुस्से से भरे थे। ऐसे लाखों शरणार्थी थे दिल्ली के आसपास, पंजाब में, बिहार में। तो नेहरू ने कहा कि जरा इनके बीच जा कर के थोड़ा इनका दिल शांत हो, क्रोध शांत हो, इसकी कोशिश कीजिए। इसमें हम लोग की मदद की। विनोबा जी मान गए, वहाँ गए, लेकिन 5-6 महीने के बाद इनको लगा कि इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं। इनका क्रोध जाएगा, गुस्सा जाएगा तो प्रक्रिया में से जाएगा, एक प्रवचन से या फिर कुछ दिन की सेवा से नहीं जाएगा। तो वहाँ से निकले, इसमें से हमारा रास्ता आगे का। उनका शक था कि इसमें कोई राम नहीं है इसका। उसी समय आज़ादी के पहले से कम्युनिस्ट लोग ये सोचते थे कि आज़ाद तो हो जाएगा देश, लेकिन उसके बाद कैसा समाज हो। जो गरीबी अमीरी, ज़मींदार, उस समय तो ज़मींदार और अमीरों की बात थी। उसमें उद्योगों का तो विकास था नहीं कि अंबानी और अडानी के बारे में सोचें। ज़मींदारी और भूमिहीनता, इसके बीच जो वर्ग संघर्ष की योजना उन्होंने बनाई और तेलंगाना से शुरू किया। वहाँ बड़े बड़े ज़मींदार थे और उतने ही भूमिहीन की संख्या थी। तो वहाँ कम्युनिस्टों ने ऑर्गेनाइज किया था। आज़ादी मिलने के पहले ही शुरू कर दिया था ऑर्गेनाइज करना, और आज़ादी मिलने के बाद वो आंदोलन का शुरू हुआ। तो उनका तो वर्ग संघर्ष हिंसक था। तो फिर ज़मींदार मारे गए, और तो ज़मींदारों ने भूमिहीनों की ही सेना बना ली अपनी, और भूमिहीनों की सेना ने भूमिहीनों पर हमला किया और काफ़ी हिंसा हुई। तो ऐसी परिस्थिति बन रही थी और कम्युनिस्टों के नियंत्रण से भी बात बाहर जा रही थी। तो विनोबा जी एक सम्मेलन था तेलंगाना में, सर्वोदय, वहाँ पहुँचे और वहाँ सुना ये सब तो निकल गए गाँव की यात्रा कर। और एक गाँव में पहुँचे तो दोनों जुटे,
जमीन भी जुटे, जमींदार भी जुटे। बाबा जी का एक की छवि थी कि भाई संत हैं, तो संत के सामने कोई किसी को संकोच नहीं। तो दोनों आ गए और दोनों को ये भरोसा था कि ये मेरे हित की बात करें। तो बाबा जी ने पूछा कि क्या आप लोगों का जो गुस्सा है उसका कारण क्या है। तो जमीनों का जो नेता था उसने जवाब दिया कि भाई हम लोग के पास ज़मीन नहीं है, इन लोगों के पास इतनी ज़मीन है, हम लोग अगर 100 एकड़ भी मिल जाए, 80 एकड़ भी मिल जाए, तो हम लोग में बांट लेंगे आपस में। हमारे गांव में जो संख्या है तो 80 एकड़ में काम चल रहा है। तो लेकिन बाबा जी ने पूछा विद्वानों से कि आप में इतनी ज़मीन है, हज़ारों एकड़ ज़मीन रखते हैं, क्या आप लोग 80 एकड़ ज़मीन नहीं ले सकते? तो एक ज़मींदार उठे, का नाम लोग इसलिए लेते हैं कि पहले वो भूदान देने वाले थे, रामचंद्र रेड्डी। उन्होंने कहा कि मैं 101 एकड़ दान देता हूँ। कहाँ से थे ये? तेलंगाना की थी, गाँव का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। यानी भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना से हुई। पोचमपल्ली गाँव से, ठीक है, गाँव का नाम था पोचमपल्ली। तो उन्होंने जब दान दे दिया तो विनोबा जी को लगा कि गाँव की समस्या तो हल हुई इस बात से। तो ये एक सूत्र है जिसको पकड़ के हम सारे देश में सकारात्मक आंदोलन देने की प्रेरणा और अपना हक, इसको हक समझ के लेने की प्रेरणा। यानी ये जो दान मिल रहा है वो कृपा से नहीं मिल रहा है, ये आपका अधिकार है जो छीना हुआ। तो जिन्होंने छीना उनको थोड़ी अकलाई तो उन्होंने दान दिया है, इस रूप में इसको चलाया गया। तो वहाँ से वो पदयात्रा उन्होंने शुरू कर दी, फिर सारे देश में घूमे। बिहार वो 1951 में यहाँ भी उनको ज़मीन मिलने लगी। तो सारे उस समय जो राज्य सत्ता में थे वो लोग तो गांधी जी के फॉलोअर ही थे, तो विनोबा जी के भी मित्र थे, शिष्य थे, इस टाइप के। तो उन्होंने भी मदद की और सरकारों ने मदद की काफ़ी, और दान मांगने में नहीं लेकिन व्यवस्था भी करने में। तो हर जगह को ज़मीन मिलती गई। अब ये जो बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, बिहार में जो ज़मीन मिली, तो ज़मीन तो ऐसी चीज़ नहीं है कि लड्डू की तरह बांट, उसको तो कानूनन अधिकार देना पड़ेगा। जो छोड़ेगा अपनी ज़मीन उसका कानूनन उसको छोड़ना पड़ेगा, और जिसको मिलेगी तो कानूनन उसको देना पड़ेगा। इसलिए हुआ कि कानून बनाया गया। 1954 में बिहार सरकार ने कानून बनाया, भूदान एक्ट 1954 भी जानते हैं। तो उसमें किस तरह से भूदान देने की प्रक्रिया हो, कागजी, और जब दे दिया तो उसको सरकार चेक कर ले कि ये सही दान है या दूसरे की ज़मीन दे दी, या क्या घपलेबाजी है या नहीं। बिहार में जो भूदान आंदोलन से संबंधित जो बोर्ड की स्थापना की गई, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता तो इसलिए पड़ी कि ज़मीन का बंटवारा लड्डू की तरह नहीं किया जा सकता है। इसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको कानून के अंतर्गत ही उसका वितरण हो सकता है। जिसने ज़मीन दी वो कानून के अंतर्गत उसने ज़मीन दे दी। ऐसे बिना कानून के दे दिया फिर ले लिया, वो कहाँ गई पता नहीं, ये ज़मीन की व्यवस्था इसमें बिगड़ जाएगी। तो कानूनन ज़मीन दी जाए, कानूनन ज़मीन ली जाए, ये कानून बनाया गया। इसके लिए भूदान बोर्ड, बिहार में उसको भूदान में यज्ञ कमेटी बोलते हैं, तो भूदान में एक कमेटी बनाएगी उसी कानून के तहत। उस कानून के तहत उसके कर्मचारियों को अधिकार दिया गया। सरकारी तंत्र तो अलग रहता ही है, ज़मीन के वितरण के लिए, ये दाखिल खारिज करने के लिए आ गया, लेकिन इसके लिए भूदान का अलग एक सेक्शन बना जिसमें उसके कर्मचारियों को अधिकार दिया गया है कि वो ज़मीन बांट सकते हैं, और ज़मीन की संतुष्टि सरकार से करानी पड़ती है। संतुष्टि का काम सरकार करेगी कि जिसको दी गई ज़मीन वो भूदान के कर्मचारियों को पर छोड़ा गया, और उनका कब्जा अगर है तो ठीक है, बेकब्जा हो गया तो फिर सरकार की जिम्मेदारी आ गई कि उसको कब्जा दिलाए। या ज़मीन तो है लेकिन उस पर जिसने दान दिया था तो क्रम से कुछ लोग उसकी जो मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, उसके बेटे आए, रिलेटिव आए,
उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे दादा की ज़मीन थी, आप छोड़िए। ज़बरदस्ती भी अगर कानून द्वारा दे दिया है फिर भी वो कब्जा करते थे। गाँव में आज ऐसी स्थिति है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि हम इसको लेकर कब्जा छुड़ा के इसको कब्जा दिलाएंगे, क्योंकि पुलिस फोर्स का इस्तेमाल सरकार ही करे, किसी अन्य कमेटी को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूरत समझी गई कि कमेटी अलग से बने कि जो ज़मीन जहाँ दी गई उस ज़मीन को वितरण कर दे भूमिहीनों के बीच। तो इस काम को आंदोलनकारी ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं सरकारी कर्मचारियों की तुलना में, क्योंकि ज़मीन भी भगवान के कार्यकर्ताओं ने मांगी और जिस गाँव में मांगी उस गाँव के भूमिहीनों से भी संपर्क था। तो ये काम वितरण का और मांगने का और उसका वितरण करने का कानून ये अधिकार दे दिया गया। कितना सफल रहा भूदान आंदोलन करीब पूरे देश में और फिर बिहार में? एक दृष्टि से देखिएगा तो लक्ष्य था 5 करोड़ एकड़ जमीन इकट्ठा करना पूरे देश में। पूरे देश में, लेकिन केवल 45 लाख एकड़ जमा हो पाया। बहुत जोड़ी और 50 लाख एकड़ में। कारण था बिहार में करीब 25 लाख एकड़ जमीन मिली। बिहार में सबसे ज़्यादा ज़मीन मिली 25 लाख एकड़, क्योंकि यहाँ जो ज़मींदार थे और फिर झारखंड का एरिया भी बिहार में उस समय शामिल था, वहाँ भी कई महाराजा वगैरह थे, तो उन्होंने अच्छी तरह से दान दिया। तो बिहार में केवल 16-17 लाख ज़मींदारों थे और कुल मिला के 25 लाख। तो भूमिहीन जिन्होंने दान लिया उनकी संख्या और जो दाता थे उसमें जो कम ज़मीन वाले थे उनकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से दाता कम ज़मीन वाले करीब 1 लाख 1.25 लाख के लगभग थे और ज़मींदार दान देने वाले 4-5 6 थे। 5-6। तो जो लोग कहते हैं कि भाई बड़े ज़मीन वालों ने दान दे दिया, ये गलत बात है। ज़्यादा संख्या छोटे ज़मीन वालों की। छोटे ज़मीन वालों के पास ज़मीन थोड़ी थी, तो थोड़ी ही कुल मिला के देखेंगे तो ज़मीन की मात्रा छोटे ज़मीन वालों ने कम दी, ज़मींदारों ने ज़्यादा दी, लेकिन उनकी संख्या कम। संख्या उनकी बहुत कम थी और छोटे ज़मीन वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसलिए गाँव जो घूमते थे विनोबाजी, तो उससे जो लोग प्रभावित होते थे, तो उस समय एक शब्द था सर्वस्वदान। उन्होंने अपना सारी ज़मीन दान दे दी और विनोबाजी के आंदोलन में ऐसे भी होता। तो कुछ वर्षों के बाद विनोबाजी को ये लगा कि भाई ये तो हम ज़मीन दान में लेते हैं और दान दे देते हैं, लेकिन ये तो कुल मिला के व्यक्तिगत मिल्कियत रह ही जाती है। अभी इस व्यक्ति की है, अभी इस व्यक्ति की है, जबकि ज़मीन ऐसी चीज़ है कि प्रकृति की देन है, ये सबकी होनी चाहिए। इनका सिद्धांत ये था कि जैसा हवा, सूर्य की किरण, पानी ये सब का है, वैसे ज़मीन भी प्रकृति की चीज़ है, ये सबकी होना चाहिए। ये एक सवाल भी आता है, मेरे मन में भी आ जाएगा, आखिर ये ज़मीन सबसे पहले किसने किसको लिख दिया और जिसने लिखा क्या उसका था ये? तो ये एक सवाल आता है। ताकत के बल पर उन्होंने किया। जब ये दिमाग में टेक्नोलॉजी की बात आई तो कुछ गांव वाले, जैसे मैंने कहा सर्वस्वदान, कुछ गांव वालों ने अपना पूरे गांव की ज़मीन दान दी, तो उससे पूरे गांव की ज़मीन दान दे दी, ग्राम दान शब्द हो गया। तो टेक्नोलॉजी को लगा कि ये पूरी ज़मीन गाँव ने दी है, इसकी व्यवस्था भी गाँव वाले ही करें और गाँव में फिर राज्य भी चलाने का काम, सरकार चलाने का काम, सरकार के पैदल नहीं, लेकिन अपने गांव का शासन खुद चले। ग्राम स्वराज्य की दृष्टि से उस गाँव को संगठित किया गया। ये ज़मीन भी किसी व्यक्ति की नहीं रहेगी, बल्कि एक समूह की होगी और इसमें जो झगड़े हैं उसका निपटारा। यानी बिहार में जो भूदान आंदोलन के तहत जो भी ज़मीन आए वो समूह के हैं, किसी खास व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति का नहीं। जिन गाँवों ने अपनी पूरी ज़मीन दान दी, उन गाँव की ज़मीन गाँव की, उस गाँव की। यानी कोई भी कार्य होगा उसमें तो सामूहिक समूह के लोग जाकर प्लानिंग कर रहे हैं, ये भाई खेती कौन करेगा यहाँ,
कि यहाँ कौन करेगा, सारी खेती मिलजुल के करें। जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत था, खानदान एक तरह से ट्रस्टीशिप का एक प्रैक्टिकल ये तो बाबा जी बोला कि इस आंदोलन पर जोर देना चाहिए। और जब ये बात सामने आई तो वैसे तो जयप्रकाश जी गांधीवादी हो गए थे 51-52 में, मेरे छात्र विवेकानंद उनका बोलना था, उन्होंने पुस्तिका भी लिखी समाजवाद से सर्वोदय की, लेकिन आंदोलन में पूरी तरह आए नहीं समर्थक थे। जब ये ग्रामदान पर कॉन्सेप्ट आया तो उनको लगा कि तो बहुत बड़ा रास्ता इसमें से निकल सकता है, और मैं राजनीति छोड़ दी और सर्वोदय आंदोलन में आ गई। इतनी ये योजना प्रभावी थी, और तब इन लोगों ने इसी ग्रामदान पर जोर देना शुरू किया। तो ग्रामदान की बात छूट गई, पीछे पड़ गई, ज़्यादा आगे ना। तो जयप्रकाश जी का जो है इसमें आना, जो आप सर्वोदय आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, तो उससे कितना इस पे फर्क पड़ा? उसका कोई अलग से सर्वोदय आंदोलन की आवश्यकता थी क्या? आप क्या महसूस करते हैं? जयप्रकाश जी जो है उससे सर्वोदय आंदोलन काफ़ी मजबूत हुआ, उसको काफ़ी बल मिला, क्योंकि उस समय के जाने माने नेता राजनीति के जयप्रकाश जी की गिनती उसमें होती थी। नेहरू जी ने उनको उप प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाया था, कहा कि मेरे बाद तो तुम ही प्रधानमंत्री। ऐसी स्थिति में भी जब वो आ गए सर्वोदय आंदोलन में कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, सत्ता में नहीं जाएंगे और लोक शक्ति को मजबूत करेंगे, तो काफ़ी बल मिला इसको, नैतिक बल में मिला और व्यवहार में भी। उदाहरण बिहार में जो सबसे ज़्यादा मिला उसका एक बड़ा कारण जयप्रकाश जी का बिहार के जो थे उसका असर बिहारियों को ज़्यादा पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि विनोबा जी का असर कम हो गया, लेकिन जेपी के आने से बढ़ता है। आप क्या मानते हैं, जैसे हम बात करें बिहार में आज भी ज़मीन की जो समस्या है, ज़मीन से संबंधित जो विवाद है, सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है उसे कैसे निपटा जाए, और मतलब विवाद ज़्यादा है ज़मीन को लेकर, तो क्या करना चाहेंगे? क्या कैसे इसका निदान किया जा सकता है? विधान में जिन परिवारों को जमीन दी गई, मिल्कियत तो उनकी व्यक्तिगत थी, लेकिन अगर 3 लाख परिवारों को दी गई तो 1.5 लाख परिवार अभी भी उस पर कब्जा है, उस पर खेती कर रहे हैं। कुछ किसानों ने हमने देखा कि कुछ खेती से उन्होंने अपना विकास किया, कुछ और ज़मीन खरीदी। तो इस तरह का प्रभाव है। ये जो झगड़ा ज़मीन को लेकर जो चल रहा है वो बहुत ही जानलेवा है, और कई जगह तो बिल्कुल कानून सम्मत होते हुए भी सरकार की इतनी ताकत नहीं है कि उसको कानून लागू कर सके। मुझे लगता है बहुत से ऐसे जो न्यायालय के द्वारा तय किए जा चुके हैं, डिसीजन आ चुके हैं, उसके बाद भी जो स्थानीय वहाँ की जो शासन प्रशासन होती है, जिसका कहीं ना कहीं जवाबदेही होता है फिर उनको, लेकिन वो उसमें सहायता नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ये एक अलग काफ़ी विवाद है यहाँ। सरकार है कि गाँव के जो शक्तिशाली लोग हैं उनकी ताकत इतनी है कि सरकार गाँव की सरकार उनसे कमज़ोर पड़ जाती है, चाहे डीएम जाए वहाँ या एफपी। तो शक्ति संतुलन में सरकार कमज़ोर है और गाँव के जो बलशाली लोग हैं उनकी ताकत है। इसको अगर सरकार वहाँ और ज़्यादा ताकत लगाए, गोली चल जाएगी, लाठी तो खैर चलती ही है, गोली भी चलती है, सरकार भी कम चलाना कम चाहती है, क्या टॉपुलर हो जाएगी। लेकिन उससे हल होगा नहीं साथ। फिर हम एक नफरत से निकल के, ज़मीन की लड़ाई से निकल के आदमियों की लड़ाई में पहुँच जाए। हमको अभी लगता है कि अगर गाँव के अप्रोच को जोड़ा जाए इसमें, तो उसमें सरकार की मदद करे, जो नेतागण हैं, जो राजनीति में जो नेतागण हैं वो भी मदद करें, मुखिया हैं, चुन करके जो आए इन लोग की मदद हो, गाँव के अप्रोच रहे। वोट की नीति ना हो, वोट लेने की जो नीति है, समाज के लिए हम कर रहे हैं, और समाज के लिए कर रहे हैं तो उनको वोट में भी फायदा होगा। विनोबा जी अपनी पद यात्रा को कहते थे, इसका 2 मतलब, पद यात्रा यानी पैदल यात्रा और पद यात्रा यानी पद के लिए यात्रा। ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि भूदान आंदोलन के बाद भी जो ज़मीनें मिली वो अभी भी उन हाथों तक, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं
जिन्हें भी वो मिलनी चाहिए थी। और अब जो है हम बात करें बिहार में भूदान आंदोलन से संबंधित जो बोर्ड बनाए गए थे वो भी निरस्त कर दिए गए। तो क्या मानते हैं आखिर इन सब के पीछे की जो वजह है, क्या वजह रही है? देखिए, ये एक बात पूरी तरह से सही नहीं है कि जिनको ज़मीन दी गई वहाँ तक पहुँची नहीं। 50% या मान लीजिए बेदखल इधर ज़्यादा हो गए हैं, तो भी 40% लोग अभी भी हैं जिनका कब्जा उनकी ज़मीन पे है और उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन 70% या 60% लोग बेदखल है, उनको ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाए। मिल गई तो भी कई को तो मिल गई, लेकिन पता नहीं कि ज़मीन कहाँ है। वो तो ज़मीन नाप करके दिखाना है। तो इसमें दो कारण है कि एक तो इसमें जितना साधन लगाना चाहिए था, सरकार उतना साधन लगाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ज़मीन के काम में लाभ सरकार को उतना नहीं है। तो इसलिए भाई इस पे हिसाब से ही पैसा लगाएंगे। अब अमीनों की ज़रूरत है। बिहार में एक ब्लॉक में 2 अमीन 3 अमीन किसी में तो एक भी अमीन नहीं है। बिना अमीन की ज़मीन का वितरण का काम नहीं हो सकता है। आपका प्रमाण पत्र है, लेकिन ये ज़मीन कहाँ है ये तो नाम करके ही बताना पड़ेगा। तो उसके लिए नहीं, तो सीओ भी लाचार है। तो साधन की बहुत ज़रूरत है, टेक्निकल आदमी जो है उनकी ज़रूरत है। तो इस सबको सरकार ने इग्नोर किया। तो भी 51 से ये वितरण शुरू हुआ ज़मीन का। और समझिए हमारे ज़माने में 1916-17 तक ज़मीन हमने सारी बांट दी, जो बची थी वो भी बट गई, लेकिन कागज़ पर बट गई। हमने कागज़ पर जानते हुए भी कि कागज़ पर बट रही है, कुछ सच में बट रही है। ये कागज़ पर जो बट रही है तो भी हमने कागज़ पर बांट दी, कम से कम उसका कागजी अधिकार हो और वो लीगल राइट के लिए लड़ेगा और सरकार उसको लीगल राइट दिलाएगी। आज नहीं कल उसको कब्जा मिलेगा। तो इसलिए हम जब सारी ज़मीन बट गई, हमने कहा कि ये भूदान कमेटी का काम था बांट रही। अब आप सरकार का काम है कब्जा दिलाना, और ऐसे भी कब्जा नहीं है तो लोग यही मानते हैं भूदान कमेटी नहीं कब्जा दिला रही। कमेटी तो आज की डेट में है भी नहीं। है भी नहीं। तो वो वो थी भी तो उसको ये राइट नहीं था कि कब्जा दिलाए। वो पुलिस से रिक्वेस्ट कर सकती थी मजिस्ट्रेट से कोर्ट में, वही इसको कब्जा दिलाएगी। उसके लिए भी तो जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। और बिहार में ये भी देखा जाता है आज के समय की अगर हम बात करें तो भूदान से हट के भी जो ज़मीन है, तो जो जिनके नाम पे है निजी, जिनकी वो ज़मीन हो गई, वैसे भी बहुत से ज़मीन है ऐसे जो उनके कब्जे में नहीं है, और वहाँ भी शासन प्रशासन विफल दिखती है, उनको जो है वो कब्जा नहीं दिला पाती है। तो ऐसे में भूदान आंदोलन की ज़मीन के प्रति कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि दोनों पक्षों को ये लगता है कि अरे ये तो हमने ऐसे हमारे पूर्वजों ने दिया था, हम दे ना दे इससे क्या। तो ये वाली भी बात कहीं ना कहीं इसमें वैसे लोगों को सपोर्ट कर जाती है, बहुत मजबूती से सपोर्ट करती है। जी। यहाँ तक कि सरकार ने तो एक सर्कुलर निकाल दिया कि जो ज़मीन ज़मींदारों ने दी लाखों एकड़, वो ज़मीन सरकार की है, भूदान की नहीं है। क्योंकि भूदान का इम्पोर्टेंस उन्होंने इसी तरह से समझा। जब सारी ज़मीन बट गई है किसी के नाम से, तब आप कह रहे हैं कि ये भूदान की नहीं है, तो फिर आप इसका क्या कीजिए? तो पैसा कमाने के अलावा सरकारी कर्मचारी का, यानी अगर सरकार यहाँ लेती भी है उस ज़मीन को, तो गांधी का जो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत था वो कहीं भी कार्यान्वित होते हमें नहीं दिखता है, क्योंकि सरकार के आने का मतलब, हस्तक्षेप का मतलब जो है वो अलग दिखता है। और जैसे सामूहिक रूप से आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों को वो ज़मीन दी गई सामूहिक रूप से वो उस पर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ सरकार की भूमिका होती है कि अगर उनके पास कोई किसी तरह की कोई कमी है तो उसे हम कैसे फुलफिल करें, ये। और यहाँ सरकार जो है पूरी तरह से एक उसकी मानसिकता भी जो है वो नहीं दिखती है कि वो इस तरह से चाहती है। वह चाहती है कि फिर से उस ज़मीन को हम लें और हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उस ज़मीन का उपयोग करें। हर 4-5 साल 6 साल में ये नीति सरकार की बदलनी है कि ये सरकार की कैसे हो जाए, और उस पर फिर सरकारी प्रोजेक्ट चले जैसा आपने कहा। वो तो किसी कंपनी को भी फिर दे सकती है। महाराष्ट्र में विकसित प्रांत है, गुजरात विकसित है, वहाँ हज़ारों एकड़ जमीन कंपनियों को देंगे, बहुत कम कीमत है।
भूमि उपलब्ध होती है। और भूमि व्यवस्था के बारे में ही सरकार भी इसी तरह से सोचेंगे। सबों को भूमि रखने की क्या जरूरत है, कुछ लोगों के पास रहे बड़े बड़े प्लॉट रहेंगे, तो अमेरिका में सिस्टम है, उसको एक अंदाजी किया जाए तो ज़्यादा पैदावार कर सकेंगे और और फिर उनमें भी लोगों को रोजगार मिल सकेंगे, इस तरीके की बात। यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया, और इस मुद्दे पे हम फिर आपसे बात करना चाहेंगे। और आज के लिए इतना ही। लेकिन ये जो समझने वाली बात है कि गांधी का जो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत था यहाँ पूरी तरह से विफल होता हुआ दिख रहा है, और सरकार आगे इस पे क्या कार्रवाई करती है, किस तरीके से सरकार का जो कदम है वह गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मानने वाला होता है या नहीं मानने वाला होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।